बच्चों हमने थर्ड चैप्टर में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर लिया हुआ है। चेंजेस इन सप्लाई, चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंजेस इन डिमांड एंड चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसके अलावा हमने मार्केट इक्विलिब्रियम भी कल तकरीबन कर लिया था और इस चैप्टर में से हमारा कोर्स ऑफलाइन के हिसाब से ये जो हमने करना है। मार्केट इक्विलिब्रियम mean where quantity supplied is equal to quantity demanded. At that point, the price and quantity is called equilibrium price and equilibrium quantity. The point of the equilibrium we found it with the intersection of the supply and demand curve. आज हमने पढ़ना है changes in quantity supplied and changes in quantity demanded and their effect on the market equilibrium. ये हमने कल market equilibrium ड्राइव किया था। Supply curve upward sloping from left to right, demand curve downward sloping from left to right, showing the negative relationship between price and quantity demanded। x axis पे quantity है, y axis पे आपने हमेशा price लेनी है। price independent variable है, quantity आपका dependent variable है। and supply curve is upward sloping, showing the positive relationship between the price and quantity supplied। whenever there is an increase in price, quantity supplied will increase. At this point where two curves are intersecting each other, equilibrium तो इस तरह हमने मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस जो सी हैं वो डिटेक्ट की थी। ये शार्ट क्विज था, इसको मैंने आपको बताया कि आप इसको करेंगे, इसको शामिल समझे अपने कोर्स में। इसके आंसर दिए हुए हैं लेकिन फिर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी तरह के होंगे जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। हर टॉपिक जो आप करें उसके एंड पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको आपने कर लेना। उसके बाद ये जो है आपका टॉपिक ये हमने नहीं किया, rationing function of the prices and efficient allocation of resources। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी बुक का 6th चैप्टर आई थिंक सो। It is elasticity, consumer surplus and producer surplus। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था ये उससे आगे कंटिन्यू हम करेंगे कि थर्ड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था। द लॉ ऑफ डिमांड टेल्स अस दैट अदर थिंग्स इक्वल कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस डिक्लाइन एंड लेस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीजेस। ये लॉ ऑफ डिमांड आप थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमें ये तो पता चल गया कि जब भी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन कितनी डिक्रीज होगी, बट हाउ मच मोर और लेस विल इंक्रीज और डिक्रीज ये हमें नहीं पता चला। और ये अमाउंट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगी। किसी चीज़ की कीमत बढ़ने से डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं कि प्राइसेस बढ़ने से डिमांड को कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और बिजनेस में, फर्म्स में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उन्हें पता हो सेलर्स को कि प्राइस का क्या इफेक्ट होगा। अगर वो प्राइस चेंज करना चाह रही है, प्राइस चेंज हुई है उनकी प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर का या बायर का रिस्पांस जो है वो क्या होगा। इस चीज़ के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, price elasticity of demand। The responsiveness or sensitivity of a consumer to a price change is measured by a product price elasticity of demand। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपको पता चलेगा कि आपकी प्राइस चेंजेस से कंज्यूमर का रिस्पांस क्या होगा। For some products, for example, restaurant meals, consumers are highly responsive to price changes।
कि प्राइस के थोड़े बहुत चेंज से भी इनकी डिमांड को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाना। Modest of the coffee small price changes cause very large change in the quantity purchased. Economists say that the demand for such product is relatively elastic or simply elastic. वो चीज़ें जिनकी प्राइस के थोड़ा बहुत चेंज होने से भी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, उनको क्या कहते हैं, उनकी डिमांड को इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक। ऑन द अदर हैंड कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की एग्जांपल दी है, जिनकी प्राइसेस चेंज होने से उनकी डिमांड को इतना फर्क नहीं पड़ता। Substantial price changes cause only small change in the amount purchased. The demand for such product is relatively inelastic or simply inelastic. वो चीज़ें जिनकी प्राइस चेंज होने से डिमांड को बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, उनकी डिमांड को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी से आप इसे लिखेंगे इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिपेंडेड ऑफ अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल x डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट x. The percentage change in the quantity are calculated by dividing the change in quantity demanded by the original quantity demanded and by dividing the change in price by the original price. So अगर आप इसको डिटेल में लिखें तो फार्मूले को यूँ लिखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, जो चेंज है ये ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। जब आपने ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी जो पहले डिमांड की जा रही थी, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय के लिए आप ये डिवीजन का साइन डाल लें, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स। लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं तो इस तरह आपके पास परसेंटेज निकल आती है, लेकिन इस फार्मूले में एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि जब आप परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो चेंज इन ओरिजिनल चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, तो अगर प्राइस कौन सी है, फॉर एग्जांपल 4 से 5 हुई है एक डिमांड कर्व के साथ, तो आप उसको कैसे करेंगे, इसमें चेंज किया है 5 में से 4 माइनस करें तो चेंज किया है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी, 4 थी, तो 1 को आप 4 से डिवाइड करें तो आपके पास चेंज आ जाती है 25%। लेकिन अगर यूं हो कि आपकी चेंज प्राइस 4 से $5 चेंज होने के बजाय 5 से $4 हुई है, तो चेंज तो फिर भी 1% है, लेकिन जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो 5 कंसिडर होगी, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 तो चेंज आ जाएगा 20%। इस तरह ये एक ही पॉइंट पे प्राइस बढ़ने और कम होने से जो परसेंटेज आपके पास निकलेगी वो डिफरेंट निकल आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह परसेंटेज नहीं निकालते कि चेंज ऑन सी 4 to 5 है तो इसको 1 लिखें, हम इस जो चेंज है उसका एवरेज ले लेते हैं और एवरेज से आपके पास मिड पॉइंट आ जाता है, उसको आप यूज करते हैं। ये फार्मूला हम आगे देखेंगे, तो इसको आप कहते हैं कि है मिड पॉइंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी, और आगे तकरीबन पूरे चैप्टर में जब इलास्टिसिटी कैलकुलेटर यही फार्मूला यूज होगा। This formula simply average the two prices and the two quantity as the reference points for the computing the percentages, that is change in quantity। और उसके बाद आप क्या करें कि बजाय इसके कि आप ओरिजिनल क्वांटिटी से डिवाइड करें, आप जो पहले क्वांटिटी थी वो 4 थी, उसके बाद फॉर एग्जांपल इंक्रीज होकर 5 हुई है, तो 4 + 5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। इसी तरह चेंज इन प्राइस जो चेंज है वो 1 है, 4 से 5 की तरफ जाए तो भी 1 है, 5 से 4 की तरफ जाए तो भी 1 है। तो डिवीजन के लिए आप क्या करेंगे कि 4 और 5 दोनों को ऐड करके ओरिजिनल क्वांटिटी को भी और न्यू क्वांटिटी को भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस तरह आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल आएगी। इसमें एग्जांपल भी दी हुई है कि 5 to 4 प्राइस रेंज है, द प्राइस रेफरेंस क्या होगा, ये जो नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिखना है कि 5 + 4 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर क्वांटिटी 10 से 20 की तरफ चेंज हुई है तो आप किस तरह से उसे लिखेंगे कि 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकाल लेंगे, और जो चेंज है वो ऊपर लिखनी है, वो आपको पता ही है वो 1 है। और दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे चेंज जो सी वो 20 है, 20 सॉरी 10 है, 20 - 10 आप करें तो ये आपके पास चेंज आ जाएगी। So the percentage change in price is now 1 divided by 4.5, which is 22%, and the percentage change in quantity is 10 divided by 15। 15 कैसे आया, 10 + 20 divided by 2 is 67%। अब ये चेंज इन क्वांटिटी भी आपके पास आ गया, चेंज परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज इन आपके पास प्राइस भी आ गया। तो फिर अपने इस फार्मूला जो ओरिजिनल है इसमें आप पुट करें वैल्यू, तो परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी आप ऊपर लिखें
और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप नीचे लिखें। तो 67 डिवाइडेड बाई 22, तो आपके पास क्या आंसर आता है? 3। तो जो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आई है वो क्या है? 3 है। इस तरह आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है कि परसेंटेज से जो एक ही पॉइंट के प्राइस कम और ज्यादा होने से डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे थे। और हम हमेशा परसेंटेजेस क्यों यूज करते हैं? इसलिए एक तो इस तरह आपको अंडरस्टैंड करना आसान है कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज है, क्योंकि अगर किसी प्राइस जो सी कम चेंज हुई है, ज्यादा 3 से 2 की तरफ जाए तो वो कितने परसेंट है? Their purchase from 60 to 100 bank change हुई है. It will seem that consumer are quite sensitive to the price changes and therefore the demand is elastic. After all, the price change of 1 unit has caused a change in the amount demanded of 40 units. But by changing the monetary units from dollar to pennies, we find that a price change of 100 units causes a quantity change of 40 units. This may falsely lead to believe that demand is inelastic. So to avoid this problem, we use the percentages. इसके अलावा हम परसेंटेज इसलिए यूज करते हैं कि हमें डिफरेंट चीज़ों की अगर आपने इलास्टिसिटी मैयर करनी हो तो उनके यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। आप परसेंटेज में निकालेंगे तो आंसर ठीक निकलेंगे, लेकिन अगर आपके यूनिट डिफरेंट होंगे तो इस तरह की बात है कि जैसे फर्ज कर लें एक गाड़ी है, उसकी प्राइस लाखों में है और उसकी प्राइस में $1 का इंक्रीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्राइस जो सी है अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो फर्क पड़ा है वो कितना है। परसेंटेज ना देखें और आप ये कहें कि गाड़ी की डिमांड को फर्क नहीं पड़ा, जबकि जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी प्राइस $1 से $2 हुई है, तो $1 की इंक्रीज से उसको बहुत फर्क पड़ गया। हालांकि देखा जाए तो ये इंक्रीज 100% है और वो इंक्रीज बहुत मिनिमम है। इसलिए हम परसेंटेज यूज करते हैं कि यूनिट्स के डिफरेंट होने की, मेजरिंग यूनिट्स के डिफरेंट होने की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो या फॉल्स रिजल्ट ना हो जाए। इसको और अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास आज वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों। ओके मैम। ओके मैम।